हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के नोट्स को डिस्कस करेंगे। बीएड के सेमेस्टर 1 के कोर्स नंबर 102 चाइल्डहुड एडोलेसेंस एंड एजुकेशन का यूनिट नंबर 101 के नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इवन कि वो नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं डाउनलोड करने के लिए। बट अगर किसी को फुल सेमेस्टर का पूरा पैकेज चाहिए नोट्स का डाउनलोड का, तो वो स्टूडेंट्स जस्ट वेट करें कुछ टाइम के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो अभी तक अगर किसी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस आएंगी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। आपकी डेट शीट रिलीज हो चुकी है, तो हम फटाफट से आपका सिलेबस ईजी टू ईजी लैंग्वेज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप 100% स्कोर कर सकें अपने बीएड सिलेबस में। तो चलिए सबसे पहले अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है। बेसिकली डेवलपमेंट साइकोलॉजी यूज़ की जाती है या ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ की जाती है, ताकि हमें पता लगे कि कैसे एक इंसान ग्रो करता है या टाइम के साथ एक ह्यूमन में क्या चेंज आती है, कैसे एक बच्चे से इंसान एडल्ट में बनता है, कैसे वो मेंटली इमोशनली हर वे में डेवलप होता है। टोटल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को जब हम ऑब्जर्व करते हैं या रीड आउट करते हैं, वो हम करते हैं थ्रू द डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है। अब इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए दो डिज़ाइंस हैं जिसकी हेल्प से हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी इंसान की देखते हैं। एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और एक है क्रॉस सेक्शनल। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है। ये एक रिसर्च है जो फॉलो क्या करती है, सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, assessing them at a multiple points in a time। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं वो सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को लेके आते हैं और उनको कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस उनके पिक करते हैं। इसकी एडवांटेज ये रहती है कि ये अलो करती है फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस विद इन द सेम इंडिविजुअल ओवर अ टाइम। जैसे हम कहते हैं ना कि एडोलेसेंस जब इंसान आता है, जब एक इंसान टीनेज स्टेज में आता है, तो उसके अंदर हमें फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस दिखती हैं। ये कैसे पता लगा हमें, क्योंकि हमने उन एज के बच्चों को लॉन्गिट्यूडली ऑब्जर्व किया सेम ग्रुप को, और हमने ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि ये आपको इंसाइट देता है इनटू द कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रेट्स एंड द बिहेवियर। ठीक है, और ये आपको आइडेंटिफाई कराता है डेवलपमेंट पैटर्न्स एंड द ट्रेजेक्टरीज। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो, फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड टू स्टडी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ अर्ली एक्सपीरियंस ऑन द लेटर आउटकम, कि कैसे वो अर्ली एक्सपीरियंस उनके लेटर बिहेवियर में, उनके फ्यूचर में जाके इफेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ को भी स्टडी ऑन कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको एग्जांपल दी एक टीनेज बच्चे में, वो भी आप इसमें लिख के आ सकते हो। अगर अब हम बात करें क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, तो वो क्या करती है, कंपेयर करती है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल एट अ सेम पॉइंट इन अ टाइम। लॉन्गिट्यूडनल सेम ग्रुप ऑफ पीपल पे काम करती थी, क्रॉस सेक्शनल डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल पे काम करती है एक ही पॉइंट पे, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके कि डिफरेंट एज ग्रुप कैसे डेवलप करता है या किन डेवलपमेंट स्टेजेस से होकर जाता है। ये बेसिकली आपको अलो करता है एग्जामिन करने के लिए एज रिलेटेड डिफरेंस क्या आ रहे हैं किसी के बिहेवियर में, किसी की कॉग्निटिव थिंग्स में, या फिर डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज में। ठीक है, ये क्विकेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव वे है कंपेयर करने का किसी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को या डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल को। ठीक है, अब यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग द डेवलपमेंट ट्रेंड्स अक्रॉस द वेरियस एज ग्रुप, इसमें इसकी ये भी एक एडवांटेज है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, अडल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कॉग्निटिव स्किल्स चेंज विद द एज। ठीक है, अगर आप डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को रखो और आप उनको एक पजल सॉल्व करने को दो, ठीक है, नाउ अब आप देखोगे कि छोटा बच्चा 15 मिनट लगा रहा है, देन अगर आप उसके अबव गए हो, उसने 20 मिनट लगाए, नेक्स्ट सॉरी उसने 10 मिनट्स लगाए, और अगर आप अपर स्टेज पे चले गए तो उसने 5 मिनट्स लगाए। अगर हम इसको डिवाइड करें, हमारे स्कूल में मोस्टली 3 कैटेगरीज में स्कूल डिवाइड होता है, लाइक प्राइमरी, secondary and higher secondary. Primary is a student from 1st to 5th, secondary is a student from 6 to 9, and higher secondary we can take it from the 10 to 12 और 11 to 12. Okay, so अगर हम इस तरह से कैटेगराइज करें 3 ग्रुप में,
और हमने एक ही पजल तीनों ग्रुप को दिया, तो आप जरूर ऑब्जर्व करोगे कि अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड मेंटल एबिलिटी, जो प्राइमरी स्टूडेंट था उसने एक पजल को हाफ आवर में सॉल्व किया, बट जो सीनियर सेकेंडरी का बच्चा था उसने वो पजल को 20 मिनट्स में सॉल्व किया। पर जैसे जैसे बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ती गई, उसमें चेंजेस आती गई उम्र के साथ, वो जब हायर सेकेंडरी में पहुंचा उसने उस पजल को सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व कर दिया। सो दिस इज द थिंग दैट वी कैन जज इन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नाउ अगर हम बात करें अब स्कोप क्या है डेवलपमेंट साइकोलॉजी की, तो सबसे पहले डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या एग्जामिन करती है, ह्यूमन की ग्रोथ या चेंज जो उसके थ्रू आउट द लाइफ आती है फ्रॉम इट्स इन्फेंसी टू द ओल्ड एज। ठीक है, द नेक्स्ट इज ये यूज की जाती है डेवलपमेंट साइकोलॉजी ताकि आप एग्जामिन कर सको कि कैसे बॉडी ग्रो होती है, टाइम के साथ चेंज होती है, कैसे एक इंसान में प्यूबर्टी आती है, कैसे एक इंसान में बुढ़ापा आता है, कैसे उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होती है। स्कोप है डेवलपमेंट साइकोलॉजी की एक्सप्लोर करने में कि कैसे थिंकिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करते हैं हम एक इंसान में फ्रॉम चाइल्डहुड टू द थ्रू द अडल्टहुड। ओके, ये हमारी डेवलपमेंट साइकोलॉजी ऑल्सो यूज टू स्टडी कैसे एक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है विद अदर, फॉर्म रिलेशनशिप एंड डेवलप द सोशल स्किल। इवन ये इमोशनल डेवलपमेंट में भी काम आती है, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन फ्रॉम बेसिक फीलिंग इन इन्फेंसी टू द कॉम्प्लेक्स इमोशन एक्सपीरियंस इन द एडल्टहुड में भी हम इसमें चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो सबसे पहले इसका नेचर है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है। जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है वो वेरियस फील्ड से ड्रॉ की गई है, ली गई है, जैसे कि बायोलॉजी से, न्यूरोसाइंस से, सोशोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, टू अंडरस्टैंड कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होती है कंप्लीटली। अब नेक्स्ट थिंग ये कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट है। ये बहुत कंटिन्यूस जहाँ पे स्किल्स बिल्डअप होती हैं अपॉन ईच अदर ग्रेजुअली, एंड डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट मार्क्ड बाय द डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ अ ग्रोथ। ठीक है, अब ये नेचर भी है और नर्चर भी है। इस ये मतलब कि ये एक डिबेट है एग्जामिन करना द इन्फ्लुएंस ऑफ द जेनेटिक्स, जो हमारा क्या है नेचर, ठीक है, और नर्चर क्या है एनवायरमेंट, ऑन द डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजिंग द बोथ प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। डेवलपमेंट साइकोलॉजी से ही आपको पता लगता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस नाम की एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे आपको पता लगा कि डिफरेंट इंसान डिफरेंटली बिहेव करता है, उसके अंदर डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं, जेनेटिकली भी, इन्वायरमेंटली भी और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ भी। The next is applied implementation. To understand the development psychology can inform various fields such as education, parenting, counseling, policy making to support healthy development in individual and the communities. Development psychology इन सभी fields में काम आती है ताकि हम एक इंडिविजुअल की हेल्थ डेवलपमेंट और इंडिविजुअल की कम्युनिटी पे भी ध्यान दे सकें। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर होता है कि सिलेबस आपके क्वेश्चन पेपर में आए, बट सिलेबस में है तो आप डेफिनेटली पढ़ के जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि अब रिपीटेड क्वेश्चन हो, क्या पता कोई कैसा एग्ज़ाम सेट करे तो लॉन्ग क्वेश्चन में डाल दे, बट डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शनल चॉइस होगी। तो अगर ऑप्शनल चॉइस है तो आप दूसरा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, ना कि ये वाला। और अगर शॉर्ट में आता है तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अभी तक बैठ चुकी होगी कि आप खुद भी लिख के आ सको। अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं वो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? हम कहते हैं ना कि इसकी एक बच्चे की ग्रोथ हो रही है, कैसे पता लगता है? आप किसी छोटे बच्चे से मिलने जाते हैं, जब आपके पेरेंट्स या आप भी मिलने जाते हैं या आपके कईयों के बच्चे होंगे, तो आप बोलते हो कि इसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। कहाँ से पता लगता है? कोई क्वेश्चन पूछते हो उसको जाके मैथ्स का, कोई सम सॉल्व करने को देते हो, कोई पजल सॉल्व करने को देते हो? नहीं ना। कैसे पता लगता है? उसकी फिजिकल अपेयरेंस से आपको पता लगता है कि चाइल्ड कैसे ग्रो कर रहा है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ तो अच्छी है, ठीक है। कैसे? उसने कुछ पूछा उससे, कुछ उसका बिहेवियर देखा, क्या उसकी मेंटल एबिलिटी देखी? नहीं, उसने आपके बच्चे की फिजिकल अपेयरेंस देख के कहा कि इंसान, आपका बच्चा बड़ा अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन अ साइज, हाइट एंड अ वेट ऑफ अ चाइल्ड।
ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट ग्रोथ ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्गन्स, ठीक है। The term growth denote the net increase in the size or the mass of the tissues। कोई बच्चा मोटा है, कोई बच्चा हेल्दी है, कोई बच्चा हाइट में बड़ा है, ठीक है। गोलू मोलू से बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बहुत मोटे मोटे से लंबे भी होते हैं हाइट में, तो हम कहते हैं वाह यार इसकी ग्रोथ तो बड़ी अच्छी है बच्चे की, है ना, अपनी एज से थोड़ा ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है वो। दिस इज द ग्रोथ। Growth does not continue throughout the life. It stops when maturity is attained. Growth refers to positive quantitative change. क्या सारी उम्र बच्चा बढ़ता रहता है? नहीं। बच्चा एक पॉइंट पर जाके एक इंसान की हाइट बढ़ना, वेट तो चलो आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, बट हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, साइज बढ़ना बंद हो जाता है एक इंसान का। एक बच्चा डेवलप हो जाता है जब वो एक मेच्योरिटी को अटेन कर लेता है। जब हम कहते हैं कि लड़कियों की हाइट टीन एज के बाद नहीं बढ़ती है, और सच में नहीं बढ़ती है। क्या आपके पेरेंट्स या आप खुद रोज दिन ब दिन कभी लंबे होते जा रहे हो? क्या ऐसा है कि 3 साल बाद आपकी हाइट अब और बढ़ जाएगी? हाँ, वेट में आप चेंज कर सकते हो क्योंकि वो आप ओवरली गेन कर चुके हो, या आपका बहुत रिड्यूस है, आप खा नहीं रहे हो। ये कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो इस चीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज ये चीजें एक मेंटेन रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ। जब आप मेच्योरिटी को अटेन कर लो और वो लाइफ में कभी चेंज नहीं होती हैं या कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं चलती हैं। अब है कुछ करेक्टरिस्टिक की बात। तो ग्रोथ इंडिकेट करती है पहली बात तो फिजिकल चेंज एंड इंक्रीज इन साइज। दूसरा है कि इसको आप मेजर कर सकते हो क्वालिटेटिवली। द नेक्स्ट इज अ ग्रोथ रेट डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग होता है। ग्रोथ रेट रैपिड होता है कब? पेरेंटल स्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ नॉर्मल होता है इन्फेंसी स्टेज पे, और एडोलेसेंस स्टेज पे जाके वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट इज अ फिजिकल ग्रोथ जो है वो मिनिमम होती है ड्यूरिंग द अडल्टहुड। द फिफ्थ पॉइंट इज जो ग्रोथ है इज द फंक्शन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटरी इसमें एक्ट करता है एज अ लिमिटिंग फैक्टर। ग्रोथ डजंट कंटिन्यू थ्रू द लाइफ, इट स्टॉप व्हेन यू अटेन योर मेच्योरिटी, ठीक है। और हेरिडिटरी कहीं ना कहीं इसमें इम्पैक्ट करती है। उसी तरह से एक होती है चीज डेवलपमेंट। हम कहते हैं कि इसकी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ये बच्चा बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो क्या आप उसकी हाइट वेट देख के बोलते हो वो प्रोग्रेस कर रहा है? नहीं। आप एक बच्चे को जज तब करते हो जब उसकी मेंटल एबिलिटीज, उसका बिहेवियर अच्छे से डेवलप कर रहा होता है, जब उसको बच्चे को बोलना आता है। जब आप एक बच्चे को 5 साल के बच्चे को मिलते हो और उसको बोलना ही नहीं आ रहा, तो क्या आप उसको कहोगे कि वो अच्छे से डेवलप कर रहे हैं? नो। वो अच्छे से ग्रो कर चुका है बट वो अच्छे से डेवलप नहीं कर रहा है। तो development can be defined as a process of a growth, progress or advancement typically towards a more advanced, mature और desirable state। ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? ये क्वांटिटेटिव चेंज है एक इंडिविजुअल में, ये प्रोग्रेस है एक इंडिविजुअल के अंदर। इट इज अ डिफाइन एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली चेंजेस, ठीक है। डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है इन केस ऑफ द ग्रोथ। It's a more comprehensive term refer to the overall change in the individual। ये कंटिन्यूज रहता है थ्रू आउट द लाइफ एंड इट इज अ प्रोग्रेसिव, ये बढ़ता जाता है। आपको पीछे कम नॉलेज थी, आज ज्यादा नॉलेज है, क्या वो नॉलेज कम हुई? नहीं, वो लाइफ टाइम बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। आपकी मेंटल एबिलिटी आपकी एज के साथ इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है, कम नहीं हो रही है, या फिर ये ऑन गोइंग प्रोसेस है टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। For example, if you want to measure the height and the weight of a child, then you are dealing with the concept of a growth. But when you want to see the improvement in the functionalities, like कि बच्चा कैसे लिखता है with a pen और कैसे solve कर रहा है किसी चीज को, तो this is the development process of a child, ठीक है। अब डेवलपमेंट के भी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट है ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। हम बोलते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर पे बहुत डिपेंड करती है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। अगर किसी बच्चे के घर पे कंप्यूटर नहीं है, उसको कंप्यूटर नहीं चलाना आ रहा, तो उसकी डेवलपमेंट उस टेक्नोलॉजी में नहीं होगी, किसी की हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करती है इन चीज़ों के ऊपर। द नेक्स्ट इज अ डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता है।
The third one is different aspect of a development are interrelated and interdependent. ये imply करता है कि जो overall change होती है in a shape, form or structure resulting in a improved working and the functionality. Development indicate करता है change in the qualitative और character rather than the quantitative aspect. क्वालिटी में चेंज आती है इंसान की, क्वांटिटी में चेंज नहीं आती है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है किसी की फंक्शनैलिटी में, किसी के बिहेवियर में, ठीक है, किसी की अपब्रिंगिंग में, कि कैसे उसको अपने डिफिकल्ट टाइम में ग्रो करना है, कैसे उस चीज़ को सॉल्व करना है। यू कैन नॉट मेजर ऑल सच थिंग्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द मेंटल एबिलिटी। किसी को देख के तुम किसी की मेंटल एबिलिटी जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मे बी एक कम उम्र में दिखने वाले बच्चे के पास ज़्यादा नॉलेज हो एक बड़ी क्लास के बच्चे से, बिकॉज ड्यू टू इट्स एक्सपीरियंस, ठीक है। डेवलपमेंट एक वाइडर कम्प्लेक्स और टॉपिक है, ये इंक्लूड करता है ग्रोथ एज वेल एज अ कवर ऑल द चेंजेस विच टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म। अब पढ़ते हैं हम कुछ प्रिंसिपल्स जो डेवलपमेंट के हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का कंटिन्यूटी एंड द कम्युलेटिवनेस। जो प्रिंसिपल कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस है और वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से बिल्ड होती है। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड लर्न्स टू वॉक बाय फर्स्ट क्रॉलिंग, देन वो बच्चा एक स्पोर्ट लेके खड़ा होता है, धीरे धीरे करके वो खुद इंडिपेंडेंटली छोटे छोटे कदम लेके चलना शुरू करता है। ये ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो उसके प्रीवियस स्टेज से डिपेंडेंट है। कैसे? बच्चे ने पहले क्रॉल किया, देन पकड़ के चलना सीखने के बाद वो खुद चलना सीखा और फिर भागना। द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, ये प्रिंसिपल कहता है कि जेनेटिक एज वेल एज अ एनवायरनमेंट दोनों डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड जेनेटिक इनहेरिटेंट कर सकता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स फॉर द हाइट, ठीक है, and their actual height can be also influenced by the nutrition and the overall health. एक बच्चा ड्यू टू उसको अच्छा खाना, उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए, इसकी वजह से भी हाइट में छोटा रह सकता है और हेरिडिटरी के कारण भी रह सकता है। द थर्ड इज द प्रिंसिपल ऑफ अ सिक्वेंशियलिटी। प्रिंसिपल ये जो है ये एम्फेसाइज करता है कि इस पर डेवलपमेंट जो फॉलो करे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस और ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, जो चिल्ड्रन हैं वो टिपिकली लर्न करते हैं लैंग्वेज स्किल्स इन अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस, स्टार्टिंग विद द बबलिंग, then forming a single word. After then, we are moving towards the structuring the complex sentences. Principle of reciprocal interweaving. ये प्रिंसिपल कहता है कि वेरियस सेप्ट्स ऑफ जो डेवलपमेंट है, जैसे कि कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, इंटरकनेक्टेड हो गया, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि चाइल्ड की सोशल इंटरेक्शन अपने दोस्तों के साथ कैसी है, ये उसके इमोशनल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है, विच कैन टर्न इफेक्ट देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑल्सो। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अ फंक्शनल एसिमेट्री। यह प्रिंसिपल कहता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन स्पेशलाइज इन अ डिफरेंट फंक्शंस। हर पार्ट ऑफ अ ब्रेन का डिफरेंट काम है। जैसे कि लेफ्ट ब्रेन है वो एसोसिएट करता है विद द लैंग्वेज प्रोसेसिंग और राइट ब्रेन इज मोर इन्वॉल्व इन द स्पाइटल अवेयरनेस एंड द क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ अ स्पेशलिटी। प्रिंसिपल ये सुजेस्ट करता है कि जो इंडिविजुअल है वो स्पेशलाइज है अपनी स्किल्स में, अपनी एबिलिटीज में, अकॉर्डिंग टू देयर यूनिक एक्सपीरियंस एंड देयर इंटरेस्ट। सब बच्चों की एक जैसी स्पेशलाइजेशन होना is not possible. For example, someone who grew up playing up music from a young age may develop a exceptional music talent. बच्चा घर में गाना सुन रहा है, गाना बजाता है, गाना बचपन से गाता है, तो मे बी वो सिंगर बन जाए। अब दूसरा नहीं करता तो उसका चॉइस नहीं है, तो वो नहीं बनना चाहता, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये प्रिंसिपल एम्फेसाइज करता है ईच इंडिविजुअल टू डेवलप देयर ओन पेस एंड देयर यूनिक वे। जैसे कि दो भाई बहन आपस में ग्रो करते हैं एक सेम एनवायरनमेंट के अंदर, एक सेम घर के अंदर, पर दोनों की पर्सनैलिटी ट्रेड्स और इंटरेस्ट अपने अपने अकॉर्डिंग होते हैं, वो इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं।
इंटर रिलेटेडनेस, ये प्रिंसिपल कहता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ डेवलपमेंट जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, वे इंटरकनेक्ट है और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि एक चाइल्ड की फिजिकल हेल्थ उसका इम्पैक्ट कर सकती है एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड लर्न इन द स्कूल। अगर एक बच्चा स्ट्रेस में है, बच्चा परेशान है, उसको वीकनेस है, उसको बुखार है, डेफिनेटली वो स्कूल में नहीं ध्यान देगा। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है ये चीजें। द प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि देयर आर अ सर्टेन रेगुलरिटीज एंड पैटर्न्स इन द डेवलपमेंट दैट यू कैन प्रिडिक्ट टू सम पॉइंट। ओके, जैसे कि चिल्ड्रन बीइंग टू लूज देयर बेबी टीथ अराउंड द एज ऑफ 6 to 7 फॉलोइंग अ प्रिडिक्टेड पैटर्न ऑफ द डेंटल डेवलपमेंट। आपको पता है, हमें कहते हैं ना बच्चे के दांत आ रहे हैं, बच्चे के दांत टूटने वाले होंगे, बच्चा इसलिए बीमार है। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता लगा लॉन्गिट्यूडनल एक सेम एज ग्रुप के बच्चों की कि भाई इस एज में तो दांत टूटते ही टूटते हैं, बट फिर भी कईयों के लेट टूटते हैं, कईयों के जल्दी टूट जाते हैं। तो दिस इज अ प्रिडिक्टेबिलिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंटरग्रेटेडनेस, ये प्रिंसिपल सुजेस्ट करता है डेवलपमेंट इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्किल्स एंड एबिलिटीज like learning of a ride a bike require integration of a balance, coordination and the spatial awareness। बिना बैलेंस के आप बाइक नहीं चला पाओगे, साइकिल नहीं चला पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडुअलनेस, ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली अकर होती है ओवर द टाइम, एकदम सडनली नहीं हो जाती। ठीक है, लाइक लर्निंग टू रीड टिपिकली involves a gradual improvement in the reading skills through the practice and exposure to the written language। क्या बच्चे ने नर्सरी में ही रीडिंग करना सीख लिया था? ए फॉर एप्पल से स्टार्ट हुआ था और अभी तक लॉन्ग सेंटेंसेस पढ़ता है। दिस इज द टाइम टू टाइम बच्चे में चेंज आती है। प्रिंसिपल ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी फ्लक्चुएशन, ये प्रिंसिपल कहता है जो डेवलपमेंट है वो इन्वॉल्व करती है फ्लक्चुएशन एक बिहेवियर में, एक एबिलिटीज में, एज इंडिविजुअल अडेप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये चीजों में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, जैसे कि टीनेजर एक्सपीरियंस कर सकता है फ्लक्चुएशन उसके मूड में, उसके बिहेवियर में, एज उसके चैलेंजेस आ रहे हैं जो उसकी लाइफ में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल सुजेस्ट करता है ये कि जो सर्टन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट होते हैं वो कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करते हैं थ्रू द इंडिविजुअल्स एंड देयर कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट चिल्ड्रन गो थ्रू अ स्टेज ऑफ अ टेरिबल टोस characterized by the traumas and the defiance regardless of their culture background और देयर इंडिविजुअलिटी। कुछ बच्चे कुछ प्रॉब्लम को फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हो रही है, जैसे पोलियो बढ़ा था, क्या है वो देख के आता था किस बैकग्राउंड में आ रहा हूँ, किस कल्चर में आ रहा हूँ, किस बच्चे को आ रहा हूँ? नो, इट्स अ थिंग जो आ रही है। ठीक है, इट्स अ यूनिफॉर्म पैटर्न एक फॉलो किया जा रहा है, वो चीजें हो रही हैं रिगार्डलेस ऑफ किस बैकग्राउंड से हो, किस जेंडर के हो, किस एज के हो, क्या हो। ठीक है, द नेक्स्ट इज अब रोल क्या है एक टीचर का डेवलपमेंट में। तो टीचर सबसे पहले एक बच्चे को सिखाती है हाउ टू डू द थिंग्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, मैथ। किसने सिखाया? टीचर माइट हेल्प अ स्टूडेंट टू लर्न टू एड नंबर्स टुगेदर, टू रीड अ बुक, टू डू द ग्रामर, इनकरेज द क्यूरियोसिटी। टीचर इंस्पायर करती है एक इंसान को कि भाई तुम क्यूरियस रहो, तुम क्वेश्चंस पूछो। दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे क्वेश्चन पूछना अच्छा हो। वो तुम्हें इनकरेज करती है कि तुम खुद से चीजें सीखो, तुम पूछो बार बार। ठीक है, बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस, टीचर आपको सपोर्ट करती है ताकि आप बिलीव कर सको खुद में, एक कॉन्फिडेंस बना सको खुद में। वो आपको प्रेज करती है, आपको इनकरेज करती है जब आप कुछ अच्छा करते हो, या आपको कुछ करने के लिए कॉन्फिडेंस करती है, बूस्ट अप करती है। ठीक है, टीचर आपको गाइडेंस देती है ऑन द राइट पाथ। ठीक है, वो ऑफर करती है एडवाइस, हेल्प टू पीपल टू मेक अ गुड चॉइस अबाउट देयर लर्निंग एंड द लाइफ। टीचर हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को, एक पीपल को, एक चाइल्ड को कि वो अपना गोल सेट कर सके, और इनकरेज करती है उसको कि वो डेवलप कर सके अपनी थिंकिंग, और क्या कर सके, हार्डवर्क कर सके और एक सक्सेस को पा सके। देन टीचर क्रिएट्स अ सेफ एनवायरनमेंट। टीचर मेक श्योर करती है इस चीज को कि वो आपको सेफ एनवायरनमेंट दे, रिस्पेक्टफुल क्लासरूम दे। ठीक है, जो हेल्प करेगा एक स्टूडेंट को कंफर्टेबली चीजों को लर्न करने के लिए और प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। टीचर बच्चे के लिए रोल मॉडल का काम करती है, वो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग उसके सामने एग्जाम्पल सेट करती है।
ठीक है, वो बच्चों को सिखाती है कि हाउ यू हैव टू ट्रीट अदर विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। द नेक्स्ट इज अडेप्टिंग डिफरेंट नीड्स। टीचर अंडरस्टैंड करती है हर एक इंसान की डिफरेंट नीड को, वो एडजस्ट करती है अपने टीचिंग मेथड को इस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, टीचर इनकरेज करती है एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को टू बी अ क्रिएटिव एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इट्स प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड द इमेजिनेटिव थिंकिंग। वो एज अ सपोर्ट सिस्टम आपके लिए काम करती है। वो वेदर इट इज़ विद अ स्कूल वर्क और अ पर्सनल प्रॉब्लम, टीचर आपको हमेशा सपोर्ट और गाइडेंस देती है जो आपकी डेवलपमेंट में काम आते हैं। अब बात आती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस तो है, क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ग्रोथ है इंक्रीज इन साइज एंड द क्वांटिटी, जबकि डेवलपमेंट है एडवांसमेंट इन द एबिलिटी स्किल्स एंड द फंक्शन। ग्रोथ का फोकस रहा है आज तक हमेशा फिजिकल चेंजेस पे, जैसे कि हाइट और वेट, बट जो हमारा डेवलपमेंट है वो मेंटली, इमोशनली, सोशली, फिजिकल चेंजेस सबके साथ डील करता है। अगर हम बात करें ग्रोथ की, वो हमारी क्वांटिटेटिव है, उसको आप मेज़र भी कर सकते हो और काउंट भी कर सकते हो, बट जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है, उसको आप कभी मेज़र नहीं कर सकते, आप उसकी सिर्फ प्रोग्रेस देख सकते हो। ग्रोथ कभी ना कभी जाके रुक जाती है, तो इट्स अ शॉर्ट टर्म चेंज, बट डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म चेंज, थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलती है। ग्रोथ है कि टॉलर हो जाना या वेट गेन कर लेना, बट डेवलपमेंट है चलना सीख लेना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लेना। अब ग्रोथ है वो विजिबल है, आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, बट आप किसी के बीच में क्या मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग हुई ये नहीं कर सकते। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड द मल्टीफेक्टेड। The growth is an observable physical alteration, whereas a development improves the capabilities and the understanding. Growth की scope है limit to the bodily aspects, to your physical appearance, but जो आपकी development है वो थ्रू आउट योर लाइफ है और आपके बहुत सारे लाइफ के वेरियस पॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई है। ग्रोथ है इन्फ्लुएंस बाय द जेनेटिक एंड द न्यूट्रिशन, बट डेवलपमेंट इज इफेक्टेड बाय योर एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड योर एक्सपीरियंस। ठीक है, हम कहते हैं बच्चा गलत संगत में पड़ गया, कैसे पड़ गया? जेनेटिक से पड़ा, जीन से लेकर आया? नहीं। क्या उसको किसी चीज़ की कमी हुई? नहीं। उसने अपनी एनवायरनमेंट से सीखा, उसने अपने दोस्तों से सीखा, उसने अपने घर से सीखा, उसने एक्सपीरियंस इन चीज़ों को सीखा। ठीक है, कंटिन्यूटी। ग्रोथ कभी ना कभी लाइफ में जाके एक सर्टन एज पे स्टॉप हो जाती है और डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो अभी हमने पढ़ा हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो दिस इज द इंडिविजुअल डिफरेंस। हर कोई किसी के जैसा नहीं दिखता, ना उसे फिंगरप्रिंट मैच होते हैं, ना उसकी आंखें, ना उसका चेहरा में भी अब ट्विंस का मैच कर जाए, बट फिर भी वो आपस में डिफरेंस है। उनकी थिंकिंग डिफरेंस है, उनकी पसंद डिफरेंस है, उनकी चॉइसेस डिफरेंस है, उनका वेट डिफरेंट है, उनकी हाइट डिफरेंट है। तो इंडिविजुअल डिफरेंट रेफर्स टू अ डिस्टिंक्ट वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स और अ पीपल इन देयर बिहेवियर, इमोशन, कॉग्निटिव एंड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, ये हर एक इंडिविजुअल को एक दूसरे से यूनिक बनाते हैं, अलग बनाते हैं। ठीक है, इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। ये जेनेटिक से अलग हो सकते हैं, ये इन्वायरमेंटल से अलग हो सकते हैं, ये डिफरेंट अपब्रिंगिंग से अलग हो सकते हैं, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस से अलग हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव डिफरेंट आर असेस्ड बाय द मेजरिंग वेरिएबल्स, while qualitative difference are observed and distinct traits or attribute। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, हमारे जेम्स ने कहा था। वो कहते हैं कि ये जो वेरिएशंस हैं या डिविएशंस हैं फ्रॉम द एवरेज विद रिस्पेक्ट टू देयर मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अकरिंग इन द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ एज आर अ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, और गुड ने कहा था, सीवी गुड ने, कि इंडिविजुअल डिफरेंस आर द वेरिएशन or deviations among the individual with regards of a single characteristics or the number of characteristics, those differences which in their totally distinguish one individual from another and make oneself a unique individual। अब इंडिविजुअल डिफरेंट बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ फिजिकल करेक्टर से डिफरेंस हो सकते हैं। आपके हाइट में डिफरेंस है, किसी के वेट में डिफरेंस है, स्किन कलर में डिफरेंस है, आईज कलर में डिफरेंट है और भी बालों के रंग में डिफरेंस है। ठीक है,
बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ जाना इज अ फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई इंटेलेक्चुअली एबिलिटीज में डिफरेंस होता है, किसी की इंटेलिजेंस अलग होती है, सबका आईक्यू लेवल अलग होता है, कोई सुपीरियर होता है तो कोई इडियट होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड में डिफरेंस होता है सबकी, कोई किसी का कोई स्पेसिफिक टैलेंट होता है, स्किल होती है, कोई मैथमेटिकल में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है। क्रिएटिविटी, डिफरेंस इन द क्रिएटिव पोटेंशियल पर्टिकुलर इन द डिवर्जेंट थिंकिंग, कोई किसी प्रॉब्लम को किसी तरह सॉल्व करता है, कोई नहीं कर पाता है, दिस इज द क्रिएटिविटी थिंकिंग कि आप कैसा किसी चीज का सोल्यूशन दे रहे हो। इवन कि आप एकेडमिक अचीवमेंट्स में भी अलग हो, वेरिएशन है उसमें भी, आपकी डिफरेंट परफॉर्मेंस में कोई हायर अचीवर है, कोई अंडर अचीवर है, कोई नहीं अचीव कर पा रहा है। जेंडर डिफरेंस है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, किसी की मेमोरी तेज है, किसी की मेमोरी तेज नहीं है, कोई किसी को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक एंड द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। एटीट्यूडनल डिफरेंस है, लाइक किसी के डिसलाइक्स अलग हैं, किसी के लाइक्स अलग हैं, किसी का बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट अलग है, इंस्टीट्यूट अलग है, पीपल अलग है। मोटिवेशन में डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सोर्स एंड द लेवल ऑफ अ मोटिवेशन, कोई बहुत मोटिवेटेड है और किसी में तो है ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। इमोशनल डिफरेंस है, कोई इंसान बहुत स्ट्रांग है और किसी में बहुत गुस्सा है और कोई बहुत कमजोर है, ठीक है। पर्सनैलिटी डिफरेंस है, कई अपना टेम्पर बड़े इजीली खो देते हैं, ठीक है, कई फिजिकली डिमेंशन से स्ट्रांग होते हैं, किसी का इंटरेस्ट अलग है। कॉग्निटिव स्टाइल, डिफरेंस इन हाउ इंडिविजुअल प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद some being field dependent and other is field independent, कॉग्निटिव भी लोग अलग होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस। तो बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंस दो तरीकों से आता है, किसी की हेरिडिटरी से या फिर आपके एनवायरनमेंट से। तो अगर हम हेरिडिटरी से बात करें तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस को कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो उसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, उसने इफेक्ट किया है। हेरिडिटरी होती है जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ अ करेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, आपके पेरेंट्स के जो करेक्टर्स है उस वजह से कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस आया आप लोगों के अंदर। तो सबसे पहले जो ट्रेट्स होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों तक कैसे जाते हैं, थ्रू देयर जीन्स। दूसरा है डीएनए होता है हर एक इंसान में, हर एक एवरी सेल में, जिसके अंदर जेनेटिक ब्लूप्रिंट होते हैं एक इंसान के फ्रॉम देयर फिजिकल एंड सम बिहेवियर ट्रेट्स। ह्यूमन के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं जो उसके जीन्स कैरी आउट करते हैं फ्रॉम देयर बोथ पेरेंट्स, ठीक है। आपका आई कलर अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक जीन्स जो आप अपने पेरेंट्स से ले सकते हो। आपकी हाइट अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस करती है। हम कहते हैं कि बच्चा बहुत बड़ा है क्योंकि भाई इसके घर पे तो सब बड़े हैं, इसकी हाइट छोटी चली गई क्योंकि इसके घर पे सभी छोटी हाइट के हैं, दीज आर द थिंग्स। किसी का इंटेलिजेंट फैक्टर्स, ठीक है, किसी पर्सन का इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल और कैपेबिलिटी भी उसकी जीन्स पे डिपेंड कर सकती हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे कि टेम्परमेंट है जो उसकी, वो भी जेनेटिक इन्फ्लुएंस करता है। किसी की फिजिकल हेल्थ, कहते हैं किसी बच्चों को हम इसको बचपन से डायबिटिक है, क्यों है, क्योंकि इसके पेरेंट्स को थी उससे इसको हो गई। कुछ सर्टन हेल्थ कंडीशन भी बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेते हैं। मेंटली बच्चा परेशान रहता है क्योंकि हम कहते हैं कि इन्होंने अपने पेरेंट्स से ले ली, ठीक है। इसके घर पे कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपके घर पे कोई डिप्रेशन में था, किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी, बिकॉज मे बी ये अपने जीन्स से लेके आया हो, ठीक है। बिहेवियर चेंज होती है, जैसे कि रिस्क टेकिंग होते हैं, कई कॉशियस होते हैं, वो भी इनहेरिटेड चीजें होती हैं। जीन एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस होती हैं। While genes provide the potential for the certain traits, the environment can influence how these traits are expressed, ठीक है। कहीं ना कहीं उन जीन्स को environment भी रिफ्लेक्ट करती है। ट्विंस की स्टडीज होती है, रिसर्च ऑन आइडेंटिकल ट्विंस जो शेयर करते हैं सेम जीन्स, उनमें हेरिडिटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार वो जीन्स पे डिफरेंस होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। मे बी एक की आंखें अपने फादर जैसी हों, एक की मदर जैसी हों, किसी की आंखों का रंग अलग हो, ठीक है। तो बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें नहीं होती हैं। हेरिडिटरीबल एस्टिमेट, ठीक है, साइंटिस्ट यूज हेरिडिटेबली एस्टिमेट्स टू मेजर कि कैसे हाउ मच ट्रेट वेरिएशन इज ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, इंडिविजुअल डिफरेंट ऑल्सो रिजल्ट फॉर द जेनेटिक डाइवर्सिटी, मीनिंग एवरीवन हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं उन ट्रेड्स को इफेक्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, कैसे वो एनवायरनमेंट इफेक्ट करती है, ठीक है। बिसाइड द हेरिडिटरी, कैसे इन्वायरमेंटल एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को
इफेक्ट कर रही है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेके आ रही है। तो सबसे पहले कि जो फैमिली इन्वायरमेंट होती है, जैसे कि इंक्लूडिंग पेरेंटिंग स्टाइल, फैमिली का डायनेमिक, ये इम्पैक्ट करता है किसी इंसान की पर्सनैलिटी और बिहेवियर। एक फैमिली में अगर सभी अल्कोहल पी रहे हैं तो 90% ऑफ द चांस कि बच्चा भी पीने लग पड़ेगा एक पॉइंट पे जाके, ठीक है। और अगर कहीं नहीं पी रहे हैं, मे बी 100% ऑफ अ चांस बच्चा नहीं पिएगा, बट मे बी वो अपने फ्रेंड्स या किसी और से वो चीज़ सीख के करने लगे। दिस इज द एनवायरमेंटल फैक्टर। Social economic status. Person can access to the resource like education opportunity, can share their ability, interest and overall development. एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाई क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसकी फैमिली का ऐसा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस नहीं था। एजुकेशन, स्कूलिंग प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल, इन्फ्लुएंस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटरेस्ट इन द सोशल बिहेवियर। आप सब डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जाते हो, आपकी हर एक की डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज है। आपको किसी टीचर से कुछ सीखने को मिला, किसी टीचर से कुछ सीखने को मिला, so it's a development thing, ठीक है। it's a because of the environment, your culture backgrounds are different, आपके कल्चर का बिलीफ सिस्टम अलग है, तो आप भी उसी बिलीफ पे चल रहे हो, आपका एटीट्यूड वैसा है। आप अपने फ्रेंड से कुछ सीख रहे हो, आप अपने सोशल नेटवर्क से कुछ सीख रहे हो, वो आपको सोशल सपोर्ट दे रहे हैं जिससे आपका बिहेवियर, आपका इंटरेस्ट, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे कि ट्रॉमाज होना, फेलियर्स होना, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कोपिंग विद मैकेनिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें होना। जोग्राफिकल लोकेशन, जहाँ पे एक इंडिविजुअल हो, एक अर्बन एरिया में रह रहा है, एक रूरल एरिया में रह रहा है, तो उसका लाइफस्टाइल अलग है, उसकी सोशल इंटरेक्शन अलग है, उसके खाने पीने का ढंग अलग है। टेक्नोलॉजी या मीडिया का इन्फ्लुएंस पड़ना किसी इंसान पे, ठीक है, कि आप कितनी मीडिया को यूज कर रहे हो, आपकी कैसे नॉलेज है, ये चीज का होना। अभी आप यहाँ बैठ के अभी किसी सिटी में सुन रहे हो लेक्चर, कोई बच्चा गाँव में होगा वो नहीं सुन पाएगा। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी थिंग्स। न्यूट्रिशन इन द हेल्थ, फिजिकल हेल्थ होना, किसी की प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाना, ठीक है, इम्पैक्ट करता है उसकी कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट में। एनवायरमेंटल में कैसी नॉइस है, कैसा पोल्यूशन है, क्या वो अनसेफ है, कहाँ रहते हो, कैसे लोग हैं, कितनी मिट्टी है, कितने बीमार होने के चांसेस हैं। दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। द नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्नल स्टेज। तो पैटर्नल डेवलपमेंट या पैटर्नल स्टेज एक वो प्रोसेस है जहाँ पे एक बेबी, मतलब कि एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी टू अंटिल इट्स बर्थ, जो मूवमेंट होती है या जो स्टेज होती है या जो प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम कहते हैं पैटर्नल स्टेज, क्योंकि वो बच्चा उस टाइम एक पेरेंट में होता है। सो आप इस तरह से याद रख लो कि वो है पैटर्नल स्टेज, ठीक है। ये एक क्रिटिकल स्टेज होती है जहाँ पे ह्यूमन की ग्रोथ भी होती है, उसके अंदर रैपिडली चेंजेस आते हैं और डेवलपमेंट होती है। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से और एंड कैसे होता है, एक फुल्ली फॉर्म्ड बेबी के अंदर, ठीक है। और पैटर्नल डेवलपमेंट फुल्ली एक बॉडी को डेवलप करती है इनसाइड द मदर वॉम्ब, और ये टोटल 38 वीक्स का टाइम लेती है कंप्लीट होने के लिए, 9 मंथ प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं। द नेक्स्ट इज इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा पीरियड ऑफ जाइगोट, जिसको हम फर्टिलाइजेशन टू एंड ऑफ अ सेकेंड वीक कहते हैं। तो जो इसमें जाइगोट का साइज होता है, द जाइगोट द साइज ऑफ अ पिन हेड डज नॉट ग्रो बिकॉज इट हैज नो आउटसाइड नरिशमेंट एंड सर्वाइव्स ऑन द यॉक इन द ओवम, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है, वो ग्रो नहीं होता है, जो उसके बीच में यॉक होता है, जो ओव्यूम होता है, ठीक है, वो ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो जाइगोट होता है वो मूव करता है डाउन टू द, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस, वो यूट्रस तक जाता है और वो डिवाइड होता है और फॉर्म करता है क्या, एक आउटर लेयर और देन इनर लेयर। जो बायोसाइंस वाले स्टूडेंट होंगे उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा पता होंगी या सबने पढ़ी होंगी ये भी। जो आउटर लेयर होती है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, वही आगे जाके अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है, वही आगे जाके सैक के रूप में बनता है, और जो इनर लेयर होती है उसके अंदर बच्चा डेवलप होता है, एक न्यू ह्यूमन बॉर्न होता है। 10 दिनों का समय लगता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन उस जाइगोट को डेवलप होने के लिए, इम्प्लांट होने के लिए, कहाँ पे, यूट्रिन वॉल पे, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ अ सेकेंड वीक या फिर एंड टू अ सेकेंड ल्यूनर मंथ।
जो एम्ब्रियो होता है वो स्टार्ट लुक लाइक अ मिनिएचर ह्यूमन, एक छोटे से ह्यूमन की तरह वो दिखने लगता है। मेजर डेवलपमेंट अक्कर होती है फर्स्ट इन द हेड एंड देन इन द एक्सटर्न माइट्स, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट में, देन आफ्टर दैट सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है। ऑल एसेंशियल बॉडी फीचर, जितने भी एसेंशियल बॉडी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हैं चाहे वो इंटरनल हैं, वो धीरे 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 करके एस्टेब्लिश होते हैं। जो एम्ब्रियो है वो बिगिंस टू टर्न इन द यूट्रस, ठीक है, एंड स्पॉन्टेनियसली लिम्ब मूवमेंट अक्कर, और लिम्ब मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। जो पेसेंटा होता है, यूब्लिकल कॉर्ड होता है, और जो सैक होता है वो डेवलप हो जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट और नरिश कर सके किसको, एम्ब्रियो को, बच्चे को। बाय द एंड ऑफ अ सेकेंड मंथ जो एम्ब्रियो का वेट होता है वो 1.25 ऑन्स हो जाता है और मेजर 1.5 इंचेस इन द लेंथ तक बढ़ जाता है। द नेक्स्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ अ फीटस, जिसको हम एंड ऑफ अ सेकेंड लूनर मंथ टू द बर्थ कहते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ जो अक्कर होती है इन अ साइज एंड द फंक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्ट विद द नो न्यू फीचर्स डेवलपिंग, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ क्या होता है, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स वो फंक्शंस करने लग पड़ते हैं, जैसे कि बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देना, वो पेरेंट्स को 15th वीक में जाके पता लग जाती है। बाय द एंड ऑफ द 5th मंथ जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो एकदम पोजीशन ले चुके होते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं, जैसे कि अडल्ट्स में होते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं प्रेजेंट फ्रॉम द थर्ड वीक इंक्रीज करते हैं रैपिडली ड्यूरिंग द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मंथ। जो नर्व सेल्स होते हैं वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मंथ में रैपिडली ग्रो करते हैं और इन्फ्लुएंस बाय द मदर न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मंथ में मदर की न्यूट्रिशन बहुत मैटर करती है एक बच्चे की डेवलपमेंट में। जो फेटल की मूवमेंट होती है वो बिगिंस बिटवीन द 8th and 18th and 22 weeks, increasing until the 9th month when they slow down due to the crowding and the brain pressure। धीरे 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 बच्चा मूवमेंट करने लग पड़ता है और बाय द एंड ऑफ द 17th मंथ जो फीटस है वो सर्वाइव करता है इफ बॉर्न। द फीटस कैन सर्वाइव इफ बॉर्न, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 7th, अच्छा वो 7th मंथ था, सॉरी 17th नहीं था, 7th था। और बाय द एंड ऑफ द 8th मंथ जो फेटल बॉडी होती है वो फुल्ली फॉर्म हो जाती है बट स्मॉलर होती है देन द फुल टर्म इन्फेंट। पूरी तरह से बच्चा बन चुका होता है बट वो बहुत छोटा होता है, एज अ फुल्ली डेवलप इंसान नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज अ हैजार्ड्स ऑफ अ पैटर्नल स्टेज। अब कुछ हैजार्ड्स भी हैं। सबसे पहला हैजार्ड है इसमें हमारा साइकोलॉजिकल, जिसमें आता है ट्रेडिशनल बिलीफ। ये बिलीव है जो वो है अबाउट द पेरेंटिंग कैन नेगेटिवली इफेक्ट चिल्ड्रन डेवलपमेंट ड्यू टू द एटीट्यूड्स एंड द ट्रीटमेंट दे रिसीव फ्रॉम द सिग्निफिकेंट पीपल इन देयर लाइफ। हम कहते हैं कि बच्चे के ऊपर जो देखता है जिस टाइम उसके पेरेंट्स के साथ जो हो रहा होता है उसका असर पड़ता है, ठीक है। कैसे पड़ता है, क्योंकि वो वॉर्म में भी वो सारी चीजों को सुन रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए सिग्निफिकेंट जो आपके अराउंड पीपल हैं उस प्रेग्नेंट मदर के, वो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। मैटरनल स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, वांटिंग द चाइल्ड और फियर हैविंग अ डिफेक्ट अ चाइल्ड डिस्टर्ब्स द नॉर्मली फंक्शनिंग ऑफ अ मैटरनल एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर पेरेंट्स स्ट्रेस में रहेंगे, इस मोमेंट पे डरे रहेंगे, तो बच्चे में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने का खतरा बन जाता है। Unfavorable attitude, negative attitude from the relative, from the friend, especially parents, such as preferring a child of a particular gender or disapproving an unviewed or divorced mother, impact both pre and the posternal development। जब एक माँ परेशान रहेगी कि भाई मुझे घर पे लड़का ही पैदा करना है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस उसके बच्चे पे इफेक्ट जरूर डालती है। The next is a physical hazard, period of a zygote। Zygote इसमें क्या होता है, can die if it does not have enough yolk to survive until it implants in the uterine wall। अगर जाइगॉट के पास उतना यॉक नहीं है जब तक कि वो यूट्रिन वॉल में इम्प्लांट ना हो जाए, तो खतरा होता है कि बच्चा मर सकता है या जाइगॉट डाई हो सकता है। लैक ऑफ अ यूट्रिन प्रिटेंशन, इम्प्लांटेशन कैन अकर if the uterine walls are not ready to the glandular imbalance, ठीक है। अगर imbalance हो जाए, यूट्रिन
में वॉल में परपेशन ना हो तो कभी कहीं ना कहीं खतरा होता है, ठीक है। रॉन्ग इम्प्लांटेशन, अगर जाइगोट अटैच हो जाए किसी गलत जगह पे, लाइक की फाइब्रॉइड टिश्यू पे और द फिलोपियन ट्यूब में, इट वुड नॉट बी नरिशमेंट एंड विल डाई, वो तब भी बच्चा या एम्ब्रियो खत्म होने का, जाइगोट खत्म होने का डर रहता है। अब नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है तो मिस कैरेजेस के चांस बनते हैं, फॉल, गिर जाना, इमोशनल शॉक से, माल न्यूट्रिशन से, ठीक है, ये किसी विटामिन डेफिशिएंसी से, किसी सीरियस डिसीज से, कई बार एम्ब्रियो जो डिसलॉग हो जाता है जिससे मिस कैरेज के चांसेस रहते हैं, और ये बिटवीन 10th और 11th वीक के अंदर ज़्यादा होते हैं। अब डेवलपमेंट इन रेगुलेटरी, माल न्यूट्रिशन होना, विटामिन का कमी होना, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होना, किसी ड्रग का यूज़ करना, किसी टबैको का यूज़ करना, अल्कोहल लेना, ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन में प्रॉब्लम लेके आता है। द नेक्स्ट इज अ फ्यूटस, इसमें भी मिसकैरेजेस के चांस होते हैं 5th मंथ में, स्पेशली अप टू द 5वें महीने तक बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एक मिसकैरेज होने का। जबकि वुमेन्स मेंस्ट्रुएशन, व्हेन द वुमेन्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड वुड नॉर्मली अक्कर, जब एक औरत में मेंस्ट्रुएशन पीरियड नॉर्मली अक्कर होने लगता है उस टाइम ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्री मेच्योरिटी, फ्यूटस जो वेट लेस देन 2 पाउंड होता है और 3 आउंस होता है, वो हैव द लोअर सर्वाइवल रेट हायर देन द चांस ऑफ द मॉल फॉर्मेशंस, ठीक है, उसमें बड़े लेस चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव कर पाएगा। डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आना, मटर्नल स्ट्रेस होना, यूट्रन कंट्रैक्शन होना, लीडिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द बर्थ। डेवलपमेंट इन रेगुलेटरीज, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन का होना, अनरिलेटेबल फेटल की डेवलपमेंट होना, ठीक है, और भी बहुत सारी हमारे हजार्ड्स होते हैं, जैसे कि जो कोई बर्थ डिफेक्ट का होना, एज की प्रॉब्लम आना, इमोशनल स्टेट का प्रॉब्लम होना, ठीक है, किसी मतलब कि किसी पैरासाइट से कोई प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है, एम्ब्रियो का आउटसाइड डेवलप हो जाना यूट्रस के, हैवी अल्कोहल कंजप्शन से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे लेड, रेडिएशन, पुअर डाइट की वजह से बर्थ डिफेक्ट होना, हमारे हार्मफुल टॉक्सिक एनवायरनमेंट से ये चीज़ों का खराब होना, हॉट ट्यूब से बड़ा एंडेंजर होता है कि फ्यूटस खराब हो जाएगा, तो बड़ा ज़्यादा हीट, अनएक्सेसिव हीट में कुछ आप कर लो तो ये भी कहीं डेंजरस बन जाता है। द नेक्स्ट इज अ मीनिंग ऑफ इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट एक इन्फेंस वर्ड से, लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है जो इंसान बोल नहीं सकता या स्पीचलेस होता है। In the term is typically applied to the young children between 1 month and 1 year of age, but कई बार ये definition change होके 2 साल के बच्चों तक भी पहुंच जाती है। जब एक child begins to walk, the term as a toddler may be used। जब बच्चा चलने लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? toddler। इन्फेंस इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट पीरियड, ये सबसे छोटा पीरियड होता है, और इट्स अ टाइम ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट, और इट इज अ प्रीव्यू ऑफ द लेटर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि फिजिकल, बेबी स्पेंड देयर फर्स्ट ईयर एडजस्टिंग टू देयर न्यू एनवायरनमेंट, वो पहला ईयर तो एक एनवायरनमेंट को समझने में लगाता है। दे लर्न टू वॉक एंड टॉक विच चेंजेस हाउ दे इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, आ ई ऊ से वो बोलने लग पड़ता है थोड़ा मम्मा पापा तक, ठीक है ना। Here is a lot of a variation in a height, weight and physical structures among babies। कई गोलू मोलू से होते हैं, कई बहुत पतले होते हैं, कई चलने लग पड़ते हैं जल्दी, कई लेट चलते हैं, किसी की हाइट बड़ी होती है। जो गर्ल्स होती हैं वो फास्टर ग्रो करती हैं एज कम्पेयर टू बॉय, और डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो करते हैं एट द डिफरेंट रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो बेबी है वो स्टार्ट करता है बाय अट्रैक्टिंग अ न्यू एंड द वेरिड थिंग्स, देन फोकस मोर ऑन अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बच्चा क्यूरियस होता है अबाउट द थिंग्स जो डिफरेंट हैं फ्रॉम व्हाट दे आर यूज्ड टू, ठीक है। बेबीज ग्रो थ्रू द स्टेजेस ऑफ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो एक्सप्लोर करता है अपनी ओन बॉडी को, अंडरस्टैंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अ सेकेंड ईयर जो बेबी है वो मेंटली प्लान एक्शन विदाउट हैविंग टू ट्राई देम आउट फर्स्ट, ठीक है। तो वो मेंटली प्लान करने लग पड़ता है एक्शंस को बिना ट्राई किए। लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, बच्चा बोलने लग पड़ता है, साउंड्स निकालता है, रोने की आवाज़ें,
प्रोग्रेस होती है उसकी बैबलिंग में, इवेंचुअली वो स्पीक करता है कुछ वर्ड्स एक्चुअली, जैसे कई मम्मा बोलते हैं, कई पापा बोलते हैं, कई नाम लेना सीख जाते हैं, उसकी लैंग्वेज स्किल्स डिवेल्प होती हैं, ठीक है, उसकी इंटरेक्शन होती है उसके केयर गिवर के साथ, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है। 7वें से 9वें महीने तक एक बेबी एंजाइटी शो करता है अराउंड द स्ट्रेंजर्स, उसको चीज़ें दिख रही होती है, समझ आ रही होती है, जब कोई अनजान आता है ना वो एंक्शियस हो जाता है, रोता है कभी कभी। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर तक ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वो एंक्शियस फील करता है जब वो सेपरेट हो जाता है अपनी माँ से, ठीक है। जो इन्फेंट है वो बिगेन टू डेवलप अ फीलिंग अबाउट देमसेल्फ एंड देयर सराउंडिंग, उसके अंदर अपने लिए और उसके सराउंडिंग के लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं उसको इमोशंस को लेटर ऑन द लाइफ, ठीक है। टू मेन टेंडेंसीज जो ड्यूरिंग इन्फेंसी कैन ट्रस्ट वेरस मिस्ट्रेस एंड द ऑटोनॉमी शेम और अ डाउट, ठीक है। तो एक जो मेन हमारे अंदर ट्रस्ट आना, कोई शेम आना, कोई डाउट होना, कोई इमोशन आना, कोई फीलिंग आना, कुछ एंशियस होना, डरना, कोई ऐसा ट्रॉमा उसके दिमाग में बैठ जाना, ये सारी चीज़ें 7 to 9 मंथ के बीच में उसको समझ आने लग पड़ती हैं, ठीक है। अब हेजार्ड्स क्या हैं, तो फिजिकल हेजार्ड की बात करें, बेबी माइट गेट हर्ट ड्यूरिंग द बर्थ अगर मदर का फेस कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर मदर का केस कॉम्प्लिकेटेड हो, सर्जरी हो जैसे सी सेक्शन जिसको हम कहते हैं, समटाइम वो टेम्परेली लैक ऑफ ऑक्सीजन कर देती है जिससे बेबी का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता और लॉन्ग टर्म किसी इफेक्ट को कॉज कर सकता है। बेबी जो ट्विंस या ट्रिपलेट्स या 4 या 5 जो भी बॉर्न होते हैं एक साथ एक दिन में, ट्विंस या ट्रिपलेट्स का ज़्यादा केस होता है, उस माइट बी अ स्मॉलर, एक तो छोटे होते हैं साइज में और वीक होते हैं क्योंकि वहाँ पे वॉम्ब में इतनी स्पेस ही नहीं होती इतने बच्चों के लिए, एंड दे माइट बी बॉर्न टू अर्ली, कई बार चांसेस होते हैं कि प्री मेच्योर प्रेगनेंसी डिलीवरी अकर हो जाए, विच कैन मेक इट हार्डर फॉर देम टू एडजस्ट। अगर एक बेबी, इफ अ बेबी इज टू बिग और टू स्मॉल एट अ बर्थ, डॉक्टर माइट नीड टू यूज अ स्पेशल टूल्स और अ सर्जरी विच कैन बी अ रिस्क फॉर अ बेबी, जो बच्चे के लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है, कई बार बच्चा बहुत छोटा रह जाता है, कई बार बहुत बड़ा भी हो जाता है। बेबी कैन बॉर्न अर्ली कैन फेस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे उसका ब्रेन डैमेज हो जाना, उसकी बॉडी में कोई डिफेक्ट आना, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स, कुछ पीपल बिलीव करते हैं सुपर स्टेशंस में, जैसे हम कहते हैं ना अंधविश्वास में बिलीव करते हैं कि बर्थ जो इफेक्ट करता है चाइल्ड लाइफ, बट देयर इज नॉट मच साइंटिफिक प्रूफ दैट दीज आइडियाज, ठीक है। बेबीज माइट फील scarred or helpless when they are born, especially if they need a lot of a medical help. These feeling can be stronger for the first born babies, ठीक है। पेरेंट्स जो होते हैं उनकी फीलिंग्स, उनका बिहेवियर माइट चेंज हो जाता है आफ्टर बर्थ, स्पेशली इफ देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन और इफ द बेबी डजंट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, और ये भी इफेक्ट करता है एक बच्चे की बॉन्ड उसके पेरेंट्स के साथ, स्पेशली उसके माँ के साथ। कई बार होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होके निकला, उसे कोई मेडिकल इशू आ गया, तो कई पेरेंट्स को लगता है कि क्या हो गया, कई तो अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, कई नहीं कर पाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, हम कहते हैं कि आज भी रूढ़िवादी सोच वही कहती है कि लड़का हो लड़का हो लड़का हो, तो जब लड़की पैदा हो जाती है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। तो वो माँ को भी भुगतना पड़ता है, एक बच्चे के ऊपर भी वो स्ट्रेस जाती है क्योंकि वो माँ से ही होती जाती है, उस बच्चे को वो प्यार, उसको वो चीज़ मिलती ही नहीं है जो उसको मिलनी चाहिए थी, तो वो भी बच्चे के लिए कहीं ना कहीं उसकी उस डेवलपमेंट स्टेज पे बहुत बड़ी ब्लॉकेज बन जाता है। बाकी तो आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, जैसे बच्चे बच्चे के गिरने का खतरा, बच्चे का किसी चीज़ गलत चीज़ को हाथ लगाने का खतरा, बच्चे को संभाल के रखने का खतरा, ठीक है ना। तो ये सारे, बच्चे को फीवर हो जाना, इन स्टेज में बच्चों को जॉन्डिस होने का बड़ा खतरा रहता है, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर, ठीक है। दीज आर सम थिंग्स दैट हैज़ अ हज़ार्ड, दैट हैज़ अ प्रॉब्लम फॉर अ बेबी, ठीक है। सो इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है 201 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ।